हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी। वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, आपका स्टाफिंग का चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। आपका वीडियो पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं आपको रिक्रूटमेंट समझाऊंगी। रिक्रूटमेंट क्या होता है या उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। यानी कि देखिए, मैंने आपको उसमें छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज़ है या कोई भी मतलब जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो कंपनी को छोड़कर चला जाता है, तो वहाँ पर उसका प्लेस खाली हो जाता है। मतलब जो उसका वर्क था, अब वो वर्क या तो उसके अदर कलीग्स के ऊपर आ जाता है या फिर मतलब वो जगह खाली हो जाती है, उसका वर्क नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो कंपनी होती है वो क्या करती है, एडवर्टाइज वगैरह कराती है या किसी भी थ्रू बहुत सारे तरीके हैं ऐसे जिनको अपना करके कंपनी क्या करती है कि नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है जॉब पोस्ट के लिए। ओके, तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा वही हमारा क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। एक बार मैं आपको जो यहाँ पर लिख रहा है ये समझा देती हूँ। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़। देखिए, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाती है उन एम्प्लॉयज़ की जिनको हमें हायर करना है, या मतलब किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हमें हायर करना है, इस चीज़ को लेकर एक लिस्ट तैयार की जाती है एंड स्टिमुलेटिंग दैम, और उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा डिसाइड किया जाता है, चेक किया जाता है और फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है उस पूरे प्रोसेस को, कि मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रोसेस के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा कंपनी के अंदर। ओके, तो ये केवल क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च किया जाता है और उनको जॉब दी जाती है। तो ये तो है रिक्रूटमेंट के मीनिंग की बात। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए सोर्सेज की तरफ। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट जो होता है कंपनी किस किस तरीके से करती है, तो मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर कंपनी बहुत सारे तरीके से रिक्रूटमेंट करती है। तो यहाँ पर इन्होंने दो कैटेगरीज में सारी चीज़ों को डिवाइड किया है। एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। कई बार कंपनीज क्या होती हैं कि जो उसके अंदर ऑलरेडी मेंबर्स हैं, मतलब कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट वगैरह कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हीं का ले ऑफ कर दिया, तो उस अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर लिया। उनको अभी डिस्कस में समझेंगे सारे वर्ड्स को, जितने भी मैंने यहाँ पर आपसे वर्ड्स बोले हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोट या ये सारी चीज़ें, इनको भी डिस्कस करेंगे। और कई बार कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ के बाहर से लोगों को हायर करती है ताकि उन लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, तो उन्हें तो हम कह देते हैं, जब कंपनी बाहर से करती है हायर तो वो तो हो जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, और जब कंपनी अपने ही मेंबर्स को हायर करती है तो वो हो जाते हैं आपके इंटरनल सोर्सेज। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक एक करके इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनल सोर्सेज में जो आपका रिक्रूटमेंट होता है, मीनिंग तो आपको समझ आ गया कि भाई जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ही जॉब दे दे, चाहे वो प्रमोट कर रही हो चाहे वो ट्रांसफ़र कर रही हो, किसी भी तरीके से अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही उस वैकेंट पोस्ट पर जब वो लगा दे, तो वो होता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। आपकी किसी किसी बुक्स में तीन तरीके से भी दे रखा होगा, मैं आपको तीनों ही तरीके से यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, देखिए, ट्रांसफ़र सबसे पहला होता है ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र के तरीके में क्या होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट हुई है तो कंपनी क्या करती है, दूसरे डिपार्टमेंट से किसी भी पर्सन को वहाँ से हटा करके उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं जिसमें वैकेंट पोस्ट है। ओके, ये तो हो गया ट्रांसफ़र का प्रोसेस। फिर सेकंड प्रोसेस आता है आपका प्रमोशन का। प्रमोशन के अंदर कंपनी क्या करेगी कि मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो थोड़े से लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं उनको ही वो प्रमोट कर देती है आगे लेवल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दिया। इसमें भी कुछ कंपनी के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ वो स्किल्स देखती है कि कौन एबल है इसके, और उस अकॉर्डिंगली वहाँ पर वो लोगों को प्रमोट करती है। ऐसे ही ट्रांसफ़र में देखा जाता है। तो एक बार मैं आपको ये चीज़ें पढ़ करके सुना देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए, ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब क्या हो रहा है कि शिफ्टिंग की जा रही है वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, है ना, किसी भी चेंज के बिना। मतलब उसका कॉम्पनसेशन वही रहेगा, उसकी सैलरी वही रहेगी, उसका स्टेटस वही रहेगा, बस क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, सेकंड आती है आपकी प्रमोशन। प्रमोशन को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रमोशन में आपका क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग। यहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकल फॉर्म में शिफ्टिंग की जाती है, मतलब कि जो हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो लोअर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हायर पोस्ट में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोस्ट। कोई लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है तो उसको आप क्या कर दोगे, हायर लेवल पे अब उसको ट्रांसफ़र, उसको प्रमोट कर दोगे, है ना, ताकि वो वहाँ पर रह के जो आपकी वैकेंट पोस्ट है उसको फिल कर सके और वर्क कर सके। लेकिन यहाँ पर भी यही होता है कि साथ में अब क्या होगा कि जैसे आपने हायर पोस्ट पे कराया तो आपको उस अकॉर्डिंग उसकी वहाँ पे कंपनसेशन, उसकी सैलरी, उसका स्टेटस, सब चीज़ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अब उसे आप हायर लेवल पे भेज रहे हो, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो साथ ही साथ उसकी सैलरी वगैरह सब चीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये तो है दो तरीके। एक तीसरा तरीका आता है आपका ले ऑफ। ले ऑफ के तरीके में क्या होता है, देखिए, ले ऑफ का जो तरीका होता है कई बार वो होता है टेम्प्रेरी सेपरेशन। मतलब हम जो कंपनी होती है वो टेम्प्रेरीली जब किसी लोगों को हायर कर ले तो वो कहलाता है आपका ले ऑफ। ओके, जब जो कंपनीज होती हैं वो
टेम्परली हायर कर लेती है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ले ऑफ। ओके, तो ये था आपका तीसरा वाला। हालांकि किसी बुक्स में आपको 2 में दिया हुआ होगा, किसी किसी बुक्स में आपको 3 में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसकी मेरिट्स वगैरह समझ लेते हैं, एडवांटेजेस समझ लेते हैं, ताकि ये प्रोसेस आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज में देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। क्यों होगा? क्योंकि आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, अपने ही एम्प्लॉयज़ को आप यहाँ पर प्रमोट कर दे रहे हो। और जब आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हो, उन्हीं का ट्रांसफ़र कर रहे हो, उन्हीं को ले ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, आपको ये चीज़ पता है कि भाई किसकी स्किल्स कितनी है, किसके अंदर कितनी एबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर जो आपका काम हो जाता है किसी भी कंपनी का रिक्रूटमेंट का, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, चीपर प्रोसेस है, क्योंकि आपको हायर नहीं करना पड़ रहा, किसी को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराने पड़ रहे, किसी वेबसाइट का या किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, आप खुद से सारे काम कर रहे हो और अपनी कंपनी के अंदर ही कर रहे हो। तो एक बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस हो जाता है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और साथ ही साथ ये चीपर भी होता है, यानी कि सस्ता होता है। ट्रांसफ़र हेल्प्स इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, ये जो होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये क्या होता है कि एक तरीके से ये एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में भी हेल्प कर जाता है। कैसे? क्योंकि आप उन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हो एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग भी आपको वहाँ पर देनी होती है, तो इस बहाने उनकी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो जाती है ना। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज़ फॉर, आगे देख लेते हैं, प्रमोशन प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज़ फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है, इसका एडवांटेज है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर रहे हो, हायर लेवल पे दे रहे हो, तो साथ ही साथ ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके पास एम्प्लॉयज़ के पास यहाँ पर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई है ना। आगे देख लेते हैं, प्रमोशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग फ्यूचर मैनेजर फॉर सक्सेशन प्लानिंग। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोशन होता है वो एक तरीके से मैनेजर को, जो फ्यूचर मैनेजर है उसको, मतलब फ्यूचर क्रिएट करने के लिए हेल्प कर देता है। जिससे कि मैनेजर्स है उसको पता होता है कि किस एम्प्लॉय को किस अकॉर्डिंगली चलना है, या उसको ये भी पता होता है कि हमारी कंपनी आगे किस तरह से ग्रो करनी है, मैं आगे इसकी रिप्लेस पे किसको रख सकता हूँ, तो उसको सारी चीज़ें पता होती है, तो वो एक तरीके से अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और अपनी प्लानिंग सोच सकता है कि किस तरह से उसको सारी चीज़ों को करना है आगे परफॉर्म। ओके, ईजिली यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। ईजी सिलेक्शन यहाँ पर अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपना रही है, वो अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर रही है, उन्हीं को प्रमोट कर रही है, उन्हीं को रिक्रूट कर रही है ना। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसको सारी स्किल्स, सारी एबिलिटीज़ अपने एम्प्लॉय की ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है इसके एडवांटेजेस में जो आप रख सकते हो। ओके, इससे अलग कोई पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, आपकी बुक में दे रखा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो चीज़ आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी पॉइंट है या किसी पहले का भी प्रीवियस चैप्टर्स में से भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी मैं कि उस चीज़ को आपको समझा पाऊँ। ओके, आगे देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज। देखें, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, गारंटीड प्रमोशन मेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लेजी। देखिए, कई बार क्या होता है कि अब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि भाई कल को कोई एम्प्लॉय चला जाएगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो अगर ये एक तरीके से उनके लिए गारंटी वाली बात हो जाती है यहाँ पर। तो जब एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ पता हो जाती है कि हमारा प्रमोशन होना ही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, वो भी लेज़ी हो जाएगी, वो नया एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, अपने ही एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर दे रही है। तो जो नया फ्रेश यूथ है, जो यंग है, उनको तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही। तो जो उन लोगों के मन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वो होते हैं, है ना, तो कंपनी को ये चीज़ नहीं मिल पाती, तो कंपनी क्या हो जाती है, कई बार लेज़ी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है लैक ऑफ क्वालिफाइड फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड। वही कि जैसे जो नए नए एम्प्लॉयज़ हैं वो आ रहे हैं, नए नए टैलेंट मार्केट में आते हैं, तो कंपनी को वो चीज़ नहीं मिल पाते, क्योंकि वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बस बाहर से किसी को ले ही नहीं रही है, तो उसे कोई भी नई चीज़, नया टैलेंट कंपनी को मिल ही नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पर ये एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाता है रिड्यूस लेवल ऑफ कंपटीशन एज पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट विद ईच अदर। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी होती है वो नए टैलेंट को, नए लोगों को तो मौका ही नहीं दे रही, वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा दे रही है, अपने ही एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो कंपटीशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो बाहर के लोगों से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएगी, है ना। क्योंकि और साथ ही साथ क्या होगा, जो उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं वो आपस में कंपटीशन में लगे रहेंगे कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए या हमें प्रमोशन चाहिए, है ना। क्योंकि प्रमोशन से क्या होगा कि सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, स्टेटस हाई हो रहा है, कॉम्पनसेशन बढ़ रहा है, तो हर चीज़ बढ़ ही रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आपस में कंपटीशन करने में लग जाते हैं, और जो अलग ऑर्गेनाइजेशन है उससे कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना।
देखिए, किसी भी एक कंपनी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपनाती है कि वहाँ पर लिमिटेड चॉइस रह जाती है उनके पास। क्योंकि जो उनके कंपनी के अंदर ऑलरेडी 10-5 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बस उसमें से ही तो सेलेक्ट करना है। उसमें भी सबकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी कि वो प्रमोट करने के बारे में सोच सके। तो जो भी 2-4 या कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कंपनी के पास बस एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कि वो उनमें से ही देखें किसकी स्किल्स अच्छी है, किसमें ज़्यादा एबिलिटी है और उनमें से किसी एक को हायर कर ले। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक डिसएडवांटेज बन जाता है क्योंकि कंपनी के पास एक लिमिटेड चॉइस है ना? उसके पास वाइड रेंज नहीं है, वो यूथ को या वो यंग टैलेंट को मौका ही नहीं दे रही है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी किसकी? आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो आई होप आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि वो कितने टाइप का होता है, तो ट्रांसफ़र, प्रमोशन, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी-किसी बुक में वो आपको ले ऑफ भी दे रखा होगा। तो तीनों ही पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है? साथ ही अगर देखें तो एडवांटेजेस मैंने आपको करा दिया और उसके मैंने आपको लिमिटेशंस भी करा दिए हैं। इनमें से जिस भी पॉइंट में आपको कहीं भी मिस्टेक लगी हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगी हो, आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें। मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो बहुत सारे तरीके से होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का जो मतलब है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मतलब इसका यही है कि बाहर के आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी के नहीं कर रहे। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, तो एक-एक करके सारे स्टेप्स को समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली लोगों को रिक्रूट कर देती है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो कई बार क्या करती है कि अनस्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पर वो ले लेती है। और क्या होता है, ये कैजुअल टाइम के लिए होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता। उन्हें अनस्किल्ड वर्कर्स को वो ले लेती है, अगर ज़रूरत हो तो बस, मतलब कि ये है कि अपना काम निकल जाए, इसलिए कंपनी अनस्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पर हायर कर लेती है, वो भी कैजुअल टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। तो ये होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में देखिए क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होती हैं, है ना, जिनको मतलब रियल में जिनके अंदर टैलेंट होता है, जो ब्रिलियंट होते हैं, यहाँ पर कंपनी उनको ही लेना पसंद करती है ना? और साथ ही साथ क्या करती है कि मतलब वो एडवर्टाइज़ वगैरह कराती रहती है। तो जो लोग होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, लोग अपने रिज्यूमे वगैरह सेंड करते रहते हैं ताकि कंपनी को जब भी ज़रूरत होगी वो तभी हायर हो जाएंगे, उनको ये रहता है। तो कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं कि जो जिनके रिज्यूमे ज़्यादातर कंपनी में आते रहते हैं, बार-बार आते रहते हैं, जो रेगुलरली कंपनी से कनेक्ट हैं, जिनको जॉब्स की ज़रूरत है, जो रेगुलरली कंपनी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको कंपनी यहाँ पर हायर कर लेती है। ठीक है? ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको परमानेंट बेस पे रख रही है या फिर कैजुअल टाइम के लिए रख रही है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट में वही है कि कंपनी मीडिया वगैरह के थ्रू लेकर, सोशल मीडिया के थ्रू अपने एड्स वगैरह डाल देती है, बताती है कि वहाँ पर वैकेंसी की ज़रूरत है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या नीड्स हैं, ये सारी चीज़ें उनको वो वहीं पर एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है। तो ये होता है आपका थर्ड, ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखिए एडवर्टाइज़मेंट से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, कई बार जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिनको जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी एडवर्टाइज़मेंट देख के कई बार इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर अपना रिज्यूमे दे दें और हम भी जॉब के लिए अप्लाई कर लें। तो कई बार ये नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। साथ ही आगे देख लेते हैं, देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में कंपनी क्या करती है, दे आर रन बाय द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे चलाती है। गवर्नमेंट एक तरीके से लिंक का काम करती है जॉब सीकर्स के और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में। मतलब जो जॉब दे रहे हैं और जिनको जॉब की ज़रूरत है, उनके बीच में गवर्नमेंट एक लिंक का काम करती है और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंगली उसे वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर गवर्नमेंट अपने एडवर्टाइजमेंट कराती है उस कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में विजिट करती हैं और जितने भी फ्रेश टैलेंट होते हैं, यंग होते हैं, उनको वो हायर कर लेती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि जैसे जो लोग होते हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जॉब्स पर लगवा देते हैं। तो यही होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब जो कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ ही किसी को रिकमेंड कर दें कि भाई ये मेरा दोस्त है, आप इसको, ये अप्लाई करेगा, आप इसको मतलब हायर कर लो या आप एक बार चेक कर लो। तो इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंपनी उनको हायर कर लेती है। नेक्स्ट आता है लेबरर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए कई बार क्या होता है, एक बार कोई लेबर है वो कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, तो वो अपने प्लेस पे किसी और लेबर को लगा देता है। तो यहाँ पर मतलब लेबर के प्लेस पे आपको लेबर मिल जाता है। तो ये होता है एक टाइप का मतलब रिक्रूटमेंट। ये कॉन्टैक्ट वगैरह में आ जाते हैं। ये भी चीज़ उन पर, कंपनी पर डिपेंड करती है कि वो उसको किस टाइम के लिए रखना चाह रही है, या उस लेबर पर डिपेंड करता है कि वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जा रहा है, तो वो अपने प्लेस पे किसी और को रख के चला जाता है, किसी और को छोड़ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है वेब पब्लिशिंग।
यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपनी वेब पब्लिशिंग के थ्रू यहाँ पर अपनी रिक्रूटमेंट करती है, मतलब वो वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर लेती है और वेबसाइट्स के थ्रू अपने जॉब एडवर्टाइजमेंट देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, आपने सुना ही है इन सब का नाम। तो इनके थ्रू कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट कराती है, जिसके अकॉर्डिंगली मतलब लोग देखते हैं उन पर एडवर्टाइजमेंट और लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं जिसको करना होता है। आगे देख लेते हैं प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि मतलब कंपनी क्या करती है, पूरे एक तरीके से, पूरे एक अच्छे तरीके से प्लेसमेंट करती है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दे एक्ट एज ए रिलायबल कनेक्ट बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स, मतलब एक प्रॉपर तरीके से सारा काम यहाँ पर चलता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रोवाइड देयर सर्विस, वो अपनी पूरी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। मतलब मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजरिकल, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए जब कुछ जॉब रिक्रूटमेंट करता है तो वहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ पोस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही किसी को भी हायर नहीं कर लिया जाता। तो ये मतलब पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर सारा प्रोसेस चलता है। ओके, अब देख लेते हैं इसके कुछ मैरिट्स। मैरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला है एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड। ऑफकोर्स देखिए यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, बाहर से हायर कर रही है, तो उसको यंग यूथ एक टैलेंट मिल रहा है, उसको नया टैलेंट मिल रहा है, नए लोग मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ वाइडर चॉइस टू चूज़ फ्रॉम। ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ वाइडर चॉइस, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस मिल जाती है। उसे बाहर से बहुत लोग मिल जाते हैं जिनके स्किल्स को, जिनकी एबिलिटीज़ को वो चेक कर सकती है और उस अकॉर्डिंगली अपने यहाँ हायर कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेश टैलेंट के अंदर इस कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सोचते हैं क्योंकि बाहर से लोग हायर कर रहे हैं तो उनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है कि ये जॉब हमें लेनी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है सभी के लिए, ये सोसाइटी के लिए भी एक एडवांटेज है और साथ ही साथ कंपनी के लिए भी, कि उन्हें बहुत अच्छे लोग वहाँ पर काम करने के लिए मिल रहे हैं, एबल्ड और स्किल्ड हैं जो कि। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव एक्सेस मोर क्वालिफाइड पर्सनल। यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छा क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाता है, मतलब जो ज़्यादा क्वालिफाइड है, जो ज़्यादा एबल है, ज़्यादा स्किल है, वो एम्प्लॉय यहाँ पर कंपनी को मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है किसी भी कंपनी के लिए। इसके कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते ही हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं पता कि किसकी क्या स्किल्स हैं। जैसे कि इंटरनल में तो आपको पता है आपके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स क्या हैं, पर यहाँ नहीं पता। तो उसको चेक करने में, उसको टेस्ट करने में यहाँ पर कंपनी को टाइम चाहिए होता है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस भी है, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट कराने पड़ रहे हैं, आप वेबसाइट्स का सहारा ले रहे हो, आप मीडिया का सहारा ले रहे हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर रहे हो, तो इस वजह से आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है existing employee feels threatened as new employees from outside may create new challenges for them। देखिए कई बार यहाँ पर क्या होता है कि ऑफकोर्स ये चीज़ है, जब नए एम्प्लॉयज़ आएंगे वो नए टैलेंट के साथ आएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फील होने लगता है कि यार शायद अब हम लोग कंपनी में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि नया टैलेंट कंपनी में आ चुका है। तो ऑफकोर्स वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो लोग ट्रेंड होते हैं। तो ये चीज़, ये तो जब ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। मैंने आपको यहाँ पर लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं रिक्रूटमेंट के, जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से केस स्टडीज़ बनती हैं। तो आप लोग इन टॉपिक को ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका रहने वाला है। ओके, कुछ टॉपिक्स इस बार डिलीट हो गए हैं जो मैंने आपको नहीं कराए हैं। तो आज आपका ये स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका डायरेक्टिंग चलेगा, वो हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी केस स्टडीज़ वगैरह कराऊंगी, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर की भी रह गई थी। तो प्लानिंग और इसकी मैं आपको केस स्टडीज़ कराऊंगी कल से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।